हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हॉटस्टार पीएसवी एकेडमी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी कैडेट को हमने टारगेट रखा है। और आज पहले दिन के हमारा लेक्चर है कि फिजिक्स जो पीसीएम ग्रुप के लिए बेसिकली ये क्लास है। और फिजिक्स की हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। जो चैप्टर हमारा है कि मोशन स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखा में गति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे हर बार सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सरल रेखा में गति जो है, इसका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यांत्रिकी मैकेनिज्म जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। और इससे 99.9% क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद पदार्थ, फिर ताप, उष्मा, दोलन, तरंग। तो सरल रेखा में गति जो है हमारा है टॉपिक। और गति होती क्या है? गति का मतलब सापेक्ष, गति को हम बोलते हैं मोशन। सापेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष, रिलेटिव। क्या होता है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वह गतिशील पिंड कहलाता है। क्या बोल रहा कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वह गतिशील पिंड कहलाता है या गति कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद जो है दूरी और विस्थापन। क्या है दूरी? डिस्टेंस, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो मान लिया कोई दूरी ये है ए और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट रखा है बी। तो हमने माना ए जो है वो एक्स समय में चली गई दूरी टी है और जो बी पॉइंट है यहाँ पे एक्स समय में चली गई दूरी टी डैश है। ठीक, अब ए से बी के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारी होगी विस्थापन। और ए से बी के बीच जो इस तरीके टेढ़ी बेढ़ी रास्ता आई है, आपको पता है कि कोई मार्ग भी आप जाते हो सीधी रास्ता नहीं मिलती है हमें, कहीं टेढ़ी कहीं बेढ़ी रास्ता मिलती रहती है ना मुड़ने के लिए। तो उसको हम बोलते हैं पथ की दूरी या पथ की लंबाई। ये जो है हमारी पथ की लंबाई होगी। तो डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है कि ए से बी पॉइंट के बीच जो है डिस्टेंस वो है विस्थापन और टेढ़ी बेढ़ी रास्ता ये पथ की लंबाई है। ओके, और दूरी एक अदिश राशि है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये जो होती है, जो दूरी हमारी है वो डी से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जो हमारी डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और जो डी है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो डी है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और इसके बाद डी जो है हमारा है, अगर वो लेस देन इक्वल टू लेस देन इज नॉट इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू जीरो है लेकिन वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब विस्थापन की बात करते हैं। जैसे हमने दूरी की बात कर ली, डिस्टेंस थी, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो विस्थापन क्या है कि यह एक गतिशील पिंड होता है जो दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं भैया। अगर आपसे विस्थापन की डिफिनीशन पूछ रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, की विस्थापन क्या है, तो विस्थापन बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि किसी गतिशील पिंड के दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को कि किसी गतिशील पिंड के दो स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और ये हमारा डी डैश डी बार इक्वल टू हो जाएगा एक्स टी नॉट माइनस एक्स टी डैश माइनस एक्स टी। यह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक अदिश राशि, दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो होना चाहिए वो डी और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव होना चाहिए, डी के इक्वल भी होना चाहिए, डी लेस देन भी होना चाहिए। मतलब डी से छोटा या डी से जो है हमारी जो विस्थापन है, जो है डिस्प्लेसमेंट, वो डी से छोटी भी होनी चाहिए, डी से बड़ी भी होनी चाहिए और डी के इक्वल भी होनी चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है, जो दूरी है डिस्टेंस जो है, इससे विस्थापन जो हमारी दूरी होगी वो डी से जो जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए, ना तो जीरो से छोटी और ना उसके बराबर होनी चाहिए। ओके, तो ये बात हमारी थी डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट की हमने बात की। अब हम बात करेंगे स्पीड की। चाल क्या होता है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, बचपन से हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं। अब है चाल, स्पीड, वेग, वेलोसिटी। तो वेग को हम v से प्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है विस्थापन अपॉन समय। यह एक सदिश राशि है और चाल हमारी यह एक अदिश राशि है। चाल बराबर तो दूरी बटा समय। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला ऐसे होता है कि v इक्वल टू, देखिए इस तरीके से हमें दिया हुआ है, अभी यहीं आप देख लीजिएगा कि इसको हम एक और फार्मूले से लिख सकते हैं v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, या अगर इसको हम अवकलन के फॉर्म में लिखते हैं तो डी वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वी बार इक्वल टू एक्स बार टी माइनस एक्स जीरो नॉट अपॉन टी हो गया। ठीक, तो वी इक्वल टू डी अपॉन डी टी हो गया, टू टी स्क्वायर प्लस फाइव टी प्लस थ्री है। ठीक, ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सब इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो 4t प्लस, इंटीग्रेशन का पार्ट आपको पढ़ना चाहिए। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स भी क्लासेस लॉन्च कर देंगे, अपलोड कर देंगे।
और उसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो बच्चे बायोलॉजी के उनको बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिक्स समझ में आएगी। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, 11th में आए हैं, उनको किस तरीके से फिजिक्स समझना है। बहुत ही हार्ड वो फिजिक्स को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको एकदम फिजिक्स ईजी ही समझाई जाएगी। क्लास 10th से जो 12th में आए हैं या 11th में आए हैं उनके लिए बहुत ही खास तौर पर होने वाली क्लास, ठीक है। फिर हम बात करेंगे त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण वेग क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। बहुत ही सरल डिफिनेशन है एकदम। ये मेरा खुद का कलेक्शन है, ये किसी बुक का टिपा हुआ नहीं है, ना तो किसी बुक से हमने नकल की है। देखिए आपको बहुत सरल डिफिनेशन मिल पा रही है कि त्वरण एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए त्वरण का फार्मूला जो होता है वेक्टर ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। जो v होता है वो अंतिम वेग होता है, u होता है प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। वेक्टर ए इक्वल टू होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी मीटर प्रति सेकंड हो गया। मंदन रिट्रैक्शन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। मंदन का मतलब अगर ये हमारा नेगेटिव आ जाता है इसका मान, तो ये मंदन हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, ठीक। इसको हम पंच ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी या डी एस डी टू स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। ये एक फार्मूला इसका होता है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी टी माइनस बी नॉट टी अपॉन टी में मंदन रिट्रैक्शन ऋणात्मक त्वरण हो जाता है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हम मंदन इसको कहेंगे या ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। फिर एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे ए से बी में पॉइंट है, ठीक। ए से बी और बी से सी, सी से डी हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है। अब मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ए से बी की, और बी से सी की 1 किलोमीटर है, सी से डी की 1 किलोमीटर है। तो ए से बी जाने में 1 घंटे का समय लगता है, बी से सी जाने में 1 घंटे का समय लगता है, सी से डी जाने में 1 घंटे का समय लगता है। तो यही हमारी एक समान गति यानी कि बराबर समय लगता है। जिससे हम कहीं जा रहे हैं और हमें एक जैसे मान लिया यहाँ से हमें एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो यहाँ तक की जो दूरी है वो है 1 किलोमीटर की दूरी। अब हमें 1 किलोमीटर जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है, तो इसके आगे की भी जितने दूरी है 1 किलोमीटर की, वहाँ तक जाने भी हमें 1 घंटा लगेगा। तो वही हमारी यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति हमारी कहलाती है। ओके, बहुत ही सरल है, बहुत ही डिस्टेंस में हमने इसको समझा दिया एक समान गति क्या होता है। फिर एक समान जो गति हमारी होगी v इक्वल टू इसका कांस्टेंट नियत रहेगा, और यहाँ a इक्वल टू जो है वो त्वरण हमारा 0 रहेगा। त्वरण जो हमारा है सदैव शून्य रहेगा। अब इसके स्पेशल केसेस भी हैं जिन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो IIT जेईई नीट में इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, और यूपी कैडेट में भी क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा। क्या है देखते हैं भी इसका जो स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या है कि वृत्तीय गति जो हमारी है वो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। जो हमारी वृत्तीय गति है वो 0 इक्वल टू नहीं होनी चाहिए स्पेशल केस में। दूसरी चीज़, यदि स्वतंत्रतापूर्वक घिरा हुआ कोई पिंड होगा तब भी वहाँ v नियतांक v जो है हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक। स्पेशल केस में दो चीज़ें हैं, वृत्तीय गति a इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल टू में नहीं होनी चाहिए, फिर स्वतंत्रतापूर्वक घिरता हुआ पिंड नहीं होना चाहिए। दिशा इसकी परिवर्तन होती रहेगी, परिमाण इसका नियत रहेगा, v इक्वल टू मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ओके, अभी हमने समान गति की बात की थी, अब हमारे पास आ गया असमान गति या परिवर्ती गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि यदि कोई पिंड किसी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तथा उसके पिंड को असमान गति कहते हैं। इसी प्रकार की गति को त्वरण कहते हैं। कि असमान गति क्या होती है, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में समान गति हमने बात की थी कि यदि ए से बी की दूरी 1 किलोमीटर है तो वहाँ तक जाने में हमें यदि 1 घंटा का समय लगता है, तो बी से सी जाने में भी 1 घंटे का समय लगेगा, और सी से डी जाने तक 1 घंटे का समय लग रहा है, तो वह एक समान गति कहलाएगी। लेकिन यहाँ क्या है कि ए से बी जाने में हमें 1 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन बी से सी जाने में 1.5 घंटे का समय लग रहा है, और सी से डी जाने में 2 घंटे का समय लग रहा है। यानी कि बराबर हमारे टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए ये असमान गति को इसका नाम दिया गया है, ठीक। अब समान गति के लिए जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ही क्वेश्चन उठेंगे यूपी कैडेट में, ठीक है। टारगेट हमारा यूपी कैडेट का ही बेसिकली है, तो देखते हैं क्या है यहाँ, ठीक। तो वेग समय ग्राफ का हम बात कर रहे हैं, v माइनस टी वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है हमारा, ये देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष, और जो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो सीधे एक्स अक्ष पे ही लिया जाता है। हम मान लिया यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ये ए डैश है, यहाँ बी डैश है, यहाँ बी है, ठीक। ए पॉइंट पे हमने टी मान लिया और बी पॉइंट पे हमने टी डैश मान लिया, ठीक। फिर यहाँ ये है ओरिजिन इसका है ओ। अब ये वाई अक्ष है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी पूरी दूरी जो हमारी है v है। ओके, v है कांस्टेंट, तो यहाँ हमने मान लिया कि ओ वी इक्वल टू जो है वो टी डैश है, ओ और v जो है हमारा वो कितना है टी डैश है, ठीक। और ओ ए जो है हमारा ओ और ए है कितना है टी है। अब ए बी हमें निकालना है, तो ए बी अगर हमें फाइंड करना है भैया, ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी हमें हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। तो टी डैश माइनस टी।
अब ए डैश बराबर बी डैश बराबर वी होना चाहिए। गणना हम करेंगे विस्थापन वाला होता है, विस्थापन बराबर हो गया वेग गुणे समय। तो एस इक्वल टू विस्थापन को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल टू हो जाएगा वी क्रॉस टी डैश माइनस टी, यानी कि वी का मान हमारे पास कितना है, या हम ये ले लें या ले लें, तो ए डैश क्रॉस ए वी ले लिया। अब एस इक्वल टू चतुर्भुज में ए डैश बी का क्षेत्रफल चतुर्भुज में दिया हुआ है ना, तो हम यहीं एस इक्वल टू चतुर्भुज में ए डैश बी का क्षेत्रफल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बात हम करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिंड के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन की गणना कीजिए। हमें इस तरीके का ग्राफ दे दिया जाएगा। अब यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि पिंड के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन की हमें गणना करना है। तो सीधी सी बात है, हमें देख लीजिए कि त्रिभुज दिया हुआ है, 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब देखिए 3 यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लगाना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से 1/2 हमने लिया आधार, देखिए कितना है 1 से 4 तक का, ऊंचाई हमारी कितनी है, यहाँ से है ना, ऊंचाई हमारी कितनी है 3, बस। तो दूरी का फार्मूला हो गया 6 + 2 6 आ गया। और इसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए ये आधार हमने निकाल लिया, ऊंचाई निकाल ली, फाइंड सारा कर लिया, मटेरियल इतना टाइम नहीं है समझाने के लिए। तो दूरी बराबर होगा 6 + 2 - 3.6 12 13/2 आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर होता है, अगर हमसे कहते हैं कि दूरी और विस्थापन की, दूरी हमने निकाल दी थी 19/2 आ गई, विस्थापन 13/2 आ गया। अगर दूरी और विस्थापन के बीच हमसे पूछ दे कि अनुपात कितना है, तो हमें वो भी निकालना पड़ जाएगा। इसीलिए हमने दूरी बटे विस्थापन को कर दिया 19/3, यानी कि 19:3 में आ गया। अब स्थिति का ग्राफ, ठीक। अब स्थिति और समय का ग्राफ हमारे पास आ गया। अब स्थिति और समय का ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, अगर स्थिति और समय के ग्राफ की, तो स्थिति और समय का ग्राफ जो है वो भी इस तरीके का हमें पोजीशन दिया हुआ होगा। और अभी हमें बताया कि एक्स अक्ष पे ही आपको टाइम मैनेजमेंट एक्स अक्ष पे ही देखना होगा, ठीक। तो यहाँ ए वी है जो ए डैश सी इक्वल टू टी डैश माइनस टी हो जाएगा। अब ए डैश बराबर बी सी बराबर एक्स टी और बी डैश बराबर एक्स टी डैश, इसलिए बी डैश सी बराबर बी डैश माइनस बी सी। अब एक्स टी डैश माइनस एक्स टी, गणना इसकी हम कैलकुलेशन जब कर देंगे तो वेग और विस्थापन बटे समय आ जाएगा। वी इक्वल टू एक्स टी डैश माइनस एक्स टी अपॉन टी डैश माइनस टी, या वी इक्वल टू बी डैश सी अपॉन में ए डैश सी, वी इक्वल टू tan थीटा। ग्राफ की प्रवणता या ढाल सेम ही रहेगी, ठीक। तो ये था हमारा स्थिति समय ग्राफ। अभी हमने इससे पहले वेग समय ग्राफ की बात की। अब आप हमें देखिए आगे टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलते जा रहे हैं। असमान गति के लिए त्वरित गति, असमान गति हो या हम त्वरित गति बोल सकते हैं। तो समय पीछे ग्राफ जो होगा वेलोसिटी माइनस टाइम, देखिए डायग्राम पूरा दिया हुआ है। ए बी ए डैश सी बराबर टी डैश माइनस टी, ए डैश बी टी बराबर बी सी बी डैश बराबर बी टी हो जाएगा। ये देखिए तो त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, बी टी माइनस बी सी, तो ए बराबर tan थीटा आ जाएगा। ग्राफ की प्रवणता ढाल हो जाएगी। तो अगर tan थीटा की बात अगर आ जाए तो ग्राफ के बीच प्रवणता ढाल हो जाएगी। फिर विस्थापन, पिंड के बीच विस्थापन की बात करेंगे। पिंड का विस्थापन अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी इस तरीके से दिया हुआ है। ए डैश बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए डैश प्लस बी डैश गुणे 1 बी, ठीक। हाफ वी टी प्लस वी टी डैश टी डैश माइनस टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण है वी इक्वल टू ए प्लस ए टी। तो वी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी टी डैश से, यू को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी टी से, प्लस ए टी डैश माइनस टी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इस तरीके का आ जाएगा। अब गति के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं तो गति के 3 समीकरण हैं। प्रथम समीकरण जैसे वी बराबर यू प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक। गति के 3 समीकरण हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। यू बराबर प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग, एस विस्थापन, ए त्वरण, टी समय, ठीक। रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब हमें प्रूव करना है अगर गति के तीनों समीकरणों को, तो ये हम ऐसे ही बहुत ही ईजी वे में प्रूव कर रहे हैं। मेथड फर्स्ट जो है हमारा कि वी इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया है तो प्रूव करना है। तो ए इक्वल टू मान लिया यू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में टी दिया है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू टी बराबर वी माइनस यू आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ हमें फाइंड करना है v, तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण प्रूव हो गया। अब द्वितीय समीकरण जो दिया हुआ है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो प्रूफ उसको हम सीधे अगर गति का द्वितीय समीकरण में प्रूव करना है तो आपको औसत वेग पता होना चाहिए। औसत वेग जो हमारा होगा यानी कि कुल 2 पदों का योग होगा, तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग अपॉन में 2, तो विस्थापन बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। तो ये v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी में कर दिया, तो v बराबर यू प्लस ए टी प्लस यू अपॉन में 2 इंटू टी कर दिया। s बराबर यू प्लस 2t इंटू इतना, s बराबर यू 2 कैंसिल हो जाएगा, यू प्लस हाफ ए टी टी बन जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द्वितीय समीकरण जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब गति का तीसरा समीकरण जो है वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2s प्रूव करना है। तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टी स्क्वायर। ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया ए, ठीक है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला हम जब ओपन कर देंगे तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब ये जो था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपको पता है कि एस का मान एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण जो है ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये गति का दूसरा समीकरण है, एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो इसीलिए हमने यहाँ 2a के यहाँ पे एस रख दिया एस। ओके, इतना ये फार्मूला प्रूफ होके आ गया एस और यू टी। अब गति का समीकरण जो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंटीग्रेशन मेथड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की हम बात करें, इक्वेशन क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाई इंटीग्रेशन मेथड वी बराबर यू प्लस ए टी। तो प्रूफ करना है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी इक्वल टू होता है ए इंटू डी टी हो जाएगा। समाकलन दोनों पक्षों में करेंगे तो पता है आपकी लिमिट हम रखेंगे यू से वी तक डी वी में, और यहाँ से लिमिट जो जाएगी 0 से टी हो जाएगी ए इंटू डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का होता है एक्स होता है, ठीक। तो वी इक्वल टू यू माइनस वी ए इंटू ए जो है पार्ट हमारा उसको हम बाहर कर लेंगे, ठीक। टी 0 से टी लिमिट कर दी तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फार्मूला लगा देंगे, वी इक्वल टू यू टी आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन मेथड था बहुत ही सरल, और इसी से हम बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो इसी से प्रूव करने के लिए आएगा। या तो आप घर जब अगर होम बोर्ड भी देते तो तब भी आपसे यही दूसरे समीकरण जो एस वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी इंटीग्रेशन मेथड से कैसे करेंगे अभी हम देख, ठीक। तो v इक्वल टू हो जाता है डी एस अपॉन डी टी हमने ले लिया, तो डी एस बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी, इंटीग्रेशन लगा दो तो डी एस इंटीग्रेशन v का मान होता है u प्लस ए टी डी टी हो गया, ठीक। डी एस 0 से एस लिमिट कर दी, 0 से टी लिमिट कर दी, यू डी टी प्लस ए टी डी ए टी इंटू डी टी, ठीक। ये देखिए सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा के एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव हो गया। गति का दूसरा समीकरण भी इसी तरीके से बाय इंटीग्रेशन मेथड प्रूव हो गया। गति का तीसरा समीकरण जो है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये देखिए इसमें जो प्रूव करना होगा तो ए बराबर डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस अपॉन डी एस, ठीक। अब गति का तीसरे समीकरण में याद करना है कि डी एस अपॉन डी एस से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ओके। कंजुएट करना है कि ए बराबर डी वी अपॉन डी टी है तो हम डी एस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ए बराबर वी इंटू डी वी अपॉन डी एस। आपको पता होना चाहिए कि डी एस अपॉन डी टी बराबर होता है वी, क्योंकि वी बराबर था डी एस अपॉन डी टी, तो इसीलिए हमने वी यहाँ डी एस अपॉन डी टी रख दिया, तो वी डी वी इंटू ए डी एस हो गया। समाकलन करने पर जब हम कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2 यू से वी ए एस 0 से एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a ब्रैकेट में एस माइनस 0, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as प्रूव हो गया। गति का तीसरा समीकरण जो था ये था वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम एक बार फिर से बता देते हैं कि गति के 3 समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस हैं। वो क्या है, पहली समीकरण है एस वी बराबर यू प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण जो है एस और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। अब भाई हमने इंटीग्रेशन पार्ट से इसको भी सॉल्व किया, एक बार सरल मेथड से भी इसको प्रूव किया है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब है एनवे सेकंड में चली गई दूरी। एनवे सेकंड में चली गई जो दूरी है कि एन सेकंड में हमें चली गई दूरी, मान लिया यहाँ से 4 तक पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब 1 से 4 तक की दूरी S4 हो गई और 1 से 3 तक की दूरी हो गई S3। अब हमें S4 चौथा पद निकालना है, तो 3 और 4 की जब हम S4 में से S3 माइनस कर देंगे तो ये हमारा जितना टर्म बचेगा 3 और 4 के बीच वो फोर्थ टर्म हमारा आ जाएगा, तो Sn माइनस Sn-1 हो जाएगा। अब UN प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू ब्रैकेट में n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, तो UN प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस UN माइनस यू प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस 1 अपॉन एन, ठीक। तो u बराबर हाफ ए प्लस 2n-1। अपेक्षिक गति रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है उसको हम 1 डायमेंशन कहते हैं। अपेक्षिक गति रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन, ठीक। ये देखिए डायग्राम आपका सामने दिया हुआ है कि ए से बी के दूरी, ये देखिए एक दूरी ए से बी है, नहीं ए से एक दूरी है और ये बी से बी दूरी है। अब यहाँ मान लिया हमने वी ए है, यहाँ हमने मान लिया बी बी है, ठीक। यहाँ x1 नॉट है और x1 टी है, यहाँ डिस्टेंस जो है वो टी समय में है, यहाँ भी टी समय में दिया हुआ है, x2 नॉट और x2 टी दिया है, तो वी बराबर हो जाएगा x1 टी माइनस x1 नॉट अपॉन टी, और वी बी बराबर x2 टी माइनस x2 नॉट अपॉन टी। तो बी के सापेक्ष ए का जो वो वेग होगा वो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा x1 टी माइनस x1 नॉट अपॉन टी माइनस x2 टी माइनस x2 नॉट अपॉन टी, तो x1 टी माइनस x2 नॉट माइनस x2 टी प्लस x2 नॉट अपॉन में टी, ठीक। तो वी ए बी बराबर हो जाएगा x1 टी माइनस x2 टी अपॉन x1 टी माइनस x2 टी माइनस x1 नॉट माइनस x2 नॉट अपॉन में टी, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा टी समय बाद पिंड का विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन वन समय, तो वी ए बी बराबर हो जाएगा टी समय बाद पिंड का विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन बटे में समय। स्पेशल केस भी इसके हैं जो
इसी से क्वेश्चन हमारे आएंगे, स्पेशल केस पे ही विशेष ध्यान दिया करें, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो वी ए बी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। समीकरण एक मान लिया, यदि वी ए ग्रेटर देन बी बी है, यदि वी ए ग्रेटर देन बी बी है तो वी ए बी बराबर हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि वंस ओवरटेकिंग, एक बार ओवरटेकिंग करेगा। अब दूसरा जो है वो है कि यदि वी ए लेस देन बी बी हो तो वी ए बी बराबर हो जाएगा नेगेटिव, नेवर ओवरटेकिंग। और यदि वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा तो वी ए इक्वल टू वी बी हो जाएगा तो वी ए बी शून्य हो जाएगा। और यदि वी ए बराबर माइनस का वी बी हो तो वी ए बी माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बराबर वी ए प्लस वी बी हो जाएगा। और यदि वी ए बराबर जीरो स्थिर हो तो वी ए बी बराबर जीरो माइनस वी बी बराबर माइनस वी बी हो जाएगा। अपेक्षिक वेग 2 डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, परिणामी वेग जो होगा वी ए बी बराबर अंडर रूट वी ए स्क्वायर वी टू स्क्वायर ए प्लस वी बी स्क्वायर वी प्लस टू वी बी कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक, वी ए बी बराबर अंडर रूट वी स्क्वायर ए प्लस वी स्क्वायर वी प्लस माइनस का टू वी ए इंटू वी बी कॉस थीटा। दिशा हमारी होगी टेन अल्फा बराबर वी ए साइन पाई माइनस थीटा वी ए प्लस वी बी कॉस पाई माइनस थीटा। तो टेन अल्फा बराबर वी बी, टेन अल्फा का फार्मूला आपने पढ़ाई है कि बी साइन थीटा अपॉन ए बी ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, क्या कि टेन अल्फा बराबर वी ए साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, दैट्स ओके। टेन अल्फा का फार्मूला होता है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल केस में दिया हुआ नदी और नाव से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। न्यूनतम दूरी के लिए हमें एक क्वेश्चन दिया होगा। ठीक, न्यूनतम दूरी ये देखिए कि यदि ये वी सी, ये देखिए डायग्राम पूरा दिया हुआ है कि कोण जो होता है वो साइन थीटा और वी आर अपॉन वी एम हो जाएगा। और वेग हमारा वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में वी स्क्वायर एम माइनस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। समय टी बराबर हो जाएगा एस अपॉन वी। एग्जाम्पल में वी आर की दूरी दी है 30 मीटर पर सेकंड, वी एम दिया है 60 मीटर पर सेकंड, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा वी आर अपॉन वी एम 30/60 1/2 आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर दिशा में हम बात करेंगे तो साइन थीटा और 1/2, तो थीटा और 30 अंश हो जाएगा, यानी कि 30 अंश का कोण चाहिए। और नदी के बहाव की दिशा में बात करेंगे तो 90 + 30 और 120 अंश हो जाएगा। न्यूनतम समय में अगर दिया हुआ है तो न्यूनतम समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ में कोण दिया हुआ टेन थीटा बराबर वी आर अपॉन वी एम, वेग बराबर वी अंडर रूट वी स्क्वायर एम प्लस वी आर स्क्वायर, टी बराबर एस अपॉन वी वर्ष। ठीक, ये दिया होगा। अगर हम बात कर रहे हैं न्यूनतम दूरी के लिए तो साइन थीटा और वी आर अपॉन वी एम लगाना पड़ेगा। और न्यूनतम समय के लिए बात करें तो टेन थीटा बराबर वी एम अपॉन वी आर अपॉन वी एम लगाना पड़ेगा आपको। अब वर्षा छाता संबंधित हमें क्वेश्चन देखने हैं। वर्षा छाता संबंधित में जो क्वेश्चन दिया हुआ है टेन थीटा बराबर वी एम अपॉन वी आर। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वी आर बराबर जो है 30 मीटर पर सेकंड और वी एम बराबर 10 मीटर पर सेकंड, तो टेन थीटा बराबर वी एम अपॉन वी आर 10/30 बराबर 1/3, तो थीटा रहेगा टेन इनवर्स 1/3। ठीक, तो हमने 3 टॉपिक्स पर बात की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर करो और पीएसबी एकेडमी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि यूपी कैडेट अगर आप में अगर यूपी कैडेट में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप बस पीएसबी एकेडमी के साथ बने रहिए और सिलेक्शन आपका 100% तय होगा यहीं से। ठीक है, यूपी कैडेट 2022 में आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेगी, क्योंकि इस बार बांदा यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है और देखते हैं किस तरह का पेपर बना रही है। तो उसी को देखते हुए आपको एक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हमने बात की थी सरल रेखा में गति, चैप्टर जो हमारा था मोशन स्ट्रेट लाइन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा।